आज इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। अगर आप पीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं पीटी का तो तैयार हो जाए, टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? हल संबंधी अनुष्ठान का ए है त्रेय ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी है गोपथ ब्राह्मण और डी इनमें से कोई नहीं। तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ कौन थी? उत्तर वैदिक काल की, तो पहला ऑप्शन है त्रिकूट, बी है कैंज, सी है मैनाक और डी है उपरोक्त सभी। तो उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ, ये सारा उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो ए ऑप्शन है चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, बी है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है आठवां संविधान संशोधन अधिनियम और डी है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ये बी, ऑप्शन नंबर बी, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। ये है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। जैसा कि आप जानते होंगे कि राज्यों का पुनर्गठन एक्चुअली में फजल अली के अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन उस समय जो राज्य का पुनर्गठन उचित है या अनुचित, इसके लिए पहले एसके धर, जस्टिस एसके धर के अध्यक्षता में एक कमेटी बना था। एनीवे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सातवां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन पहली बार किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन पहले शिक्षा के लिए नहीं हुआ करता था, तो फाइनेंशियल एलोकेशन पहली बार हुआ था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1813 का चार्टर या 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है डिटर्जेंट और डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये आसान सवाल ही हैं। आशा है कि आप अब तक आंसर कर चुके होंगे, सोच चुके होंगे कौन इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्जेंट पाउडर किसका बना होता है? डिटर्जेंट पाउडर जो आप सुनते हैं वो किसका बना होता है? तो ये ऑप्शन है सोडियम ट्राई सोडियम ट्राई पॉलीफास्फेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं STPP। बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट और डी है उपरोक्त सभी। तो आप समझिए, बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सिलिकेट सब मिलके ये बनता है डिटर्जेंट पाउडर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने किस वजह से स्वराज पार्टी छोड़ दी थी? जानते होंगे कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो उसमें लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी छोड़ दी थी। इसमें लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय भी थे। मदन मोहन मालवीय तो ठीक से नहीं लिखा पा रहा है। एनीवे, आप सुन लिए होंगे कि स्वराज पार्टी क्यों छोड़ दी। ए ऑप्शन है सत्ता में साझेदारी के मुद्दे पर, बी है सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, सी है दोनों और डी नन ऑफ दीज। तो मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय का कहना ये था कि सत्ता में साझेदारी हो और सांप्रदायिकता का भी मुद्दा इसमें दो दो के लिखा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर और सत्ता में साझेदारी के मुद्दे पर इन लोगों ने स्वराज पार्टी छोड़ दी थी। अब आठवां सवाल देख लेते हैं। अगर आपका फ्रीडम स्ट्रगल का तैयारी अच्छा होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ठीक है ना। और ख़ास करके अगर बिपिन चंद्रा का पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने को मिलेंगे इसमें। तो आठवां सवाल देखते हैं, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र मित्रा, सचिंद्र नाथ सान्याल, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर बताइए। बंदी जीवन के लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज़ादी के आंदोलन के समय द फिलॉसफी ऑफ बम
द फिलॉसफी ऑफ बम नामक दस्तावेज किसने तैयार किया था? ए ऑप्शन है भगवती चरण बोहरा, बी है सुखदेव सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी सुखदेव। तो ये जो जिनको एक्सट्रीमिस्ट कह के बोला जाता है, हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन में कितना इनका योगदान था वो कभी कोई भूल नहीं सकता। तो एनीवे अभी देखते हैं कि ये दस्तावेज कौन तैयार किया था। इनका नाम था भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साइमन आयोग का समर्थन किसने किया? जानते हैं ना, 1927 में आया था, 1927 में साइमन गो बैक के चलते लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज में देहांत भी हो गया था। और इसमें भी कुछ जो हमारे देश के दल हैं उसमें इसका समर्थन किया था साइमन कमीशन का। तो ये ऑप्शन है लाहौर छात्र संगठन, बी है लिबरल फेडरेशन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल रेडी है तो लीजिए, आपका सही आंसर लिबरल फेडरेशन है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन यात्रा 7 नवंबर 1933 में कहाँ से शुरू किया था? 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती, दांडी, वर्धा और पुणे। तो आप सोचिए और बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने हरिजन यात्रा 1933 का हरिजन यात्रा का बात कर रहे हैं, ये वर्धा से उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1934 में मुंबई में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई, उसके नेता कौन कौन थे? उस समय जो 34 में जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसको ऐसे समझिए, कांग्रेस कांग्रेस इसका यहाँ पे छूट गया है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, उसके नेता कौन थे? तो ये ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी है आचार्य नरेंद्र देव, सी मीनू मसानी, डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नाम और इनका तो सब जानते हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता मीनू मसानी भी थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बंगाल के बर्धमान, ये वर्तमान लिखा गया है, बर्धमान, बंगाल में बर्धमान एक जगह है ना। तो बंगाल में बर्धमान के किसानों ने किसके नेतृत्व में नहर टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी? ठीक है ना, तो देखिए, बर्धमान जगह का नाम है, वर्तमान नहीं होगा, ठीक है। बर्धमान में के किसानों ने किसके नेतृत्व में नहर टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ए ऑप्शन है बंकिम मुखर्जी, बी है करुणा सिंधु राय, सी स्वामी सहजानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, नहर टैक्स के बारे में आपको जानकारी है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम मुखर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये अब कुछ सवाल है इकोनॉमिक्स से संबंधित, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, इस वजह से ना कुछ सवाल इकोनॉमिक्स का हम लिए हैं, इसका दोनों भाषा में आपसे सवाल कर रहे हैं। समांतर अर्थव्यवस्था का उदय कब होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू। ये ऑप्शन है कर परिहार के कारण, देखिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, हिंदी आसान लगेगा, टैक्स अवॉइडेंस, कर वंचन के कारण जिसको टैक्स इवेशन बोलते हैं, कर अनुपालन टैक्स कंप्लायंस, कर अनुमान के कारण। तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए, बहुत आसान सवाल है। पैरेलल इकोनॉमी कब होता है? जब लोग टैक्स इवेशन करते हैं, कर अपवंचन करते हैं, कर वंचन जिसको बोलते हैं कि टैक्स से बचने के लिए अलग अलग लोग तरीका ढूंढते हैं, तो ब्लैक मनी क्या होगा, बाजार में बढ़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जोखिम का तात्पर्य है, जोखिम अंकन को अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर राइटिंग रेफर्स टू, ये है न्यून प्राकलन, देखिए इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेशन, कटान बिक्री अंडर सेलिंग, कारोबार समेटना बाइंडिंग ऑफ बिजनेस, जोखिम का बीमा कराने का कार्य एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क, ठीक है। तो आप बताइए अंडर राइटिंग क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जोखिम का बीमा कराने का कार्य एन एक्ट ऑफ इंश्योरिंग रिस्क। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन होता है परागन के दौरान? तो ए ऑप्शन है अंडाशय, बी है वर्तिका, सी है हक बिंदु, यहाँ पे क में हलंत ऐसे होगा, हक बिंदु स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, और डी है बीजांड जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं। तो परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग कौन सा होता है?
इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी हक बिंदु, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर, स्वर्ण गोल्ड निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना किस में घुल जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है नाइट्रिक एसिड, सी है एक्वा रिजिया और डी है एसिटिक एसिड। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सही आंसर इसका होगा एक्वा रिजिया। अब आप ये बोल सकते हैं कि एक्वा रिजिया तो एक्चुअल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ही मिक्सचर होता है ना। तो इंडिविजुअली इसमें नहीं घुलेगा, लेकिन एक्वा रिजिया जो इन इन दोनों को मिला कर जो मिक्सचर बनेगा ये, इसमें ये घुल जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा एक्वा रिजिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आप ये इसमें है ना मैच करना है, राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है सदिया से धुबरी तक, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है कोल्लम से कोटापुरम तक। यहाँ पे कोटापुरम होगा, कोल्लम से कोटापुरम तक। तो इसमें मिलाइए, जैसे सबसे बड़ा इसमें साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये सबसे बड़ा है, इसका दूरी है 1620 किलोमीटर, ये इतना 1620 किलोमीटर लंबा है। ये धुबरी वाला है 891 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर है। और कोटापुरम वाला 168 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑल आर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है और भी कई 2 जगह से और है, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया है कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, 2 है सदिया से धुबरी, 3 है कोल्लम से कोटापुरम। और तो इस तरह से आज का ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 समाप्त हुआ। आशा है कि आप कुछ नई जानकारी ज़रूर हासिल किए होंगे और एग्ज़ाम के हिसाब से आप तैयार रहिए। अगर आप तैयारी आपकी वो रहेगी तो आप ज़रूर अच्छा करेंगे, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।